तो देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और इस बुलेटिन में देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराते हैं हम रूबरू। आज पहले बात महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से रांची में माही के लिए एक फेयरवेल मैच कराने की अपील की, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बने। धोनी के साथ उनके करीबी माने जाने वाले सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। धोनी के संन्यास से जुड़ी हुई सभी अहम खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 मिस यू कप्तान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी युग का अंत हो गया। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट को 2014 में ही अलविदा कह चुके धोनी अब टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में नहीं दिखेंगे, लेकिन वो फिलहाल आईपीएल खेलते रहेंगे। धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। किसी ने आंख उठाई। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, धोनी ने शाम ढलते ही अपने करोड़ों चाहने वालों को मायूस करने वाली खबर इंस्टाग्राम के जरिए दी। इंस्टाग्राम पर अपने सबसे फेवरेट गाने मैं पल तो पल का शायर हूं के गाने पर यादगारों तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड समझिए। धोनी के संन्यास पर सचिन तेंदुलकर ने धोनी के साथ वाली तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेट में आपका काफी बड़ा योगदान रहा है। 2011 विश्व कप आपके साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण रहा। वहीं सहवाग ने कहा, क्रिकेट प्रेमियों को ऐसी आजादी नहीं चाहिए थी। ओम फिनिशियाम नमः के साथ सहवाग ने लिखा, एमएस जैसा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। धोनी के संन्यास पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा, एक न एक दिन हर क्रिकेटर को अपना ये सफर खत्म करना होता है, मगर फिर भी जब इतने करीब से जानने वाला कोई शख्स इसका ऐलान करता है तो आप ज्यादा भावुक होते हैं। आपने देश के लिए जो किया वो हमेशा सभी के दिल में रहेगा। जो सम्मान और उत्साह आपसे मिला है वो हमेशा मेरा रहेगा। आपके लिए मैं सिर झुकाता हूँ। धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट ने नई बुलंदियों को छुआ। साल 2007 में पहली बार हुए टी20 विश्व कप में धोनी के मास्टर स्ट्रोक ने भारत को विश्व विजेता बनाया। 2011 वनडे क्रिकेट के विश्व कप में यादगार गगनचुंबी छक्का लगाकर भारत को दूसरी बार विश्व विजेता बनाया। इसके बाद साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने पर उनकी पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखा। साक्षी ने धोनी को आकाश देखते हुए फोटो के साथ लिखा, आपने जो हासिल किया उस पर आपको गर्व होना चाहिए। खेल को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बधाई। मुझे आपकी उपलब्धियों और आप पर गर्व है। लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसी खुशी दी, कैसा महसूस कराया। धोनी के संन्यास पर बीसीसीआई ने उनके करियर की ऐतिहासिक उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस शानदार विरासत को दोहरा पाना मुश्किल होगा। बीसीसीआई ने धोनी को दुनिया के सफलतम कप्तानों में से एक बताया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, एक युग का अंत हो गया। देश और दुनिया के लिए धोनी शानदार क्रिकेटर रहे। साल 2019 में इंग्लैंड में हुए विश्व कप के सेमीफाइनल में धोनी के रन आउट होते ही भारत की सभी उम्मीदें खत्म हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी की आखिरी पारी थी। पवेलियन लौटते वक्त धोनी काफी मायूस और भावुक दिखे थे। उन्होंने 350 वनडे में करीब 11,000 रन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 16 शतक और 108 अर्धशतक शामिल हैं। धोनी ने वनडे में विकेट के पीछे 123 शिकार किए। धोनी के रिटायरमेंट के ऐलान पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, एमएस धोनी ने क्रिकेट के अनोखे स्टाइल से करोड़ों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्व क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट मिस करेगा माही। बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, क्रिकेट में उनका योगदान बेजोड़ और प्रेरणादायी है। इसके अलावा देश की कई और दूसरी राजनीतिक हस्तियों ने धोनी को भारतीय क्रिकेट का अद्वितीय नायक बताया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनातनी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने बड़ा बयान दिया। चीन में भारत के राजदूत ने तनाव को लेकर भारतीयों से क्यों एकजुट होने के लिए कहा। ताइवान के साथ अमेरिका के रक्षा सौदे को लेकर बौखलाया चीन। ताइवान पर हमले की साजिश रच रहा है। चीन के साथ तनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने बड़ा बयान दिया। बिडेन ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने गए तो चीन के साथ टकराव में वो भारत के साथ खड़े होकर उनका मजबूती से समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के मजबूत गठबंधन से दुनिया और ज्यादा सुरक्षित होगी।
लद्दाख में LAC से अपनी सेना को पीछे करने में आनाकानी कर रहा है चीन। अब जबरदस्ती कब्जा किए तिब्बत में अपने सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा है। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तिब्बत का दौरा किया। वांग यी ने यहाँ तिब्बत के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाने की बात की। लद्दाख में भारत चीन टकराव के बीच बीजिंग में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारतीय चीन के साथ अपने देश में दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां वो कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पर अतिक्रमण से। उन्होंने आगे की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नागरिकों को एकजुट होने की बात की। भारत सरकार की इंपोर्ट नीति पर सख्ती का चीनी कंपनियों पर असर दिखना शुरू हो चुका है। स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi और Oppo जैसी कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी से अप्रूवल मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जल्द एक पॉलिसी जारी करेगी जिससे चीन खराब क्वालिटी का सामान भारत नहीं भेज पाएगा। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में जंग जैसे हालात बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमान बेचने की डील पर मुहर लगा दी है। ताइवान को 90 F-16 लड़ाकू विमान मिलेंगे। ये सौदा करीब 10 साल में पूरा होगा। इस सौदे के बाद ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ताइवान के दौरे पर गए थे। ताइवान और अमेरिकी गठजोड़ से बौखलाया चीन ताइवान पर हमले की साजिश रच रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के उत्तरी और पश्चिमी छोर पर लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन ने ताइवान स्टेट के पास अपने पानी और जमीन पर चलने में सक्षम युद्धपोतों और फाइटर जेट की तैनाती की है। ताइवान के तट पर चीन ने करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती कर दी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी नेवी एयरक्राफ्ट ने दक्षिण चीन सागर में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। ताइवान पर चीन की ओर से मंडराते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को भेजा है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे का विरोध करता आया है। ताइवान को हथियार देने और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के सैन्य अभ्यास को लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया है। चीन ने कहा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जितना ज्यादा दक्षिण चीन सागर में आकर चीन पर दबाव बनाते हैं, PLA को उनके खिलाफ तैयार करने में उतना ही प्रेरित करेगा। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद ऐसे एयरक्राफ्ट कमजोर लक्ष्य बनने की संभावना है। 74वें स्वतंत्रता दिवस की शाम राष्ट्रपति ने दिया एट होम सेरेमनी का आयोजन। कौन कौन विशिष्ट मेहमान इसमें शामिल हुए? अटारी वाघा बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस बार क्या रहा खास? घाटी में सुरक्षा बलों के अभियान से बौखलाए आतंकियों की नई करतूत क्या है? TMC BJP के सियासी संघर्ष में फिर से जान चली गई। देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित कई विशिष्ट मेहमान शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति हर साल एट होम सेरेमनी का आयोजन करते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर पहली बार बिना दर्शकों की हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। दरअसल कोविड-19 संक्रमण की वजह से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मार्च से ही बंद है। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस साल अटारी वाघा बॉर्डर पर दर्शकों को नहीं जाने दिया गया। सिर्फ BSF के जवानों ने ही स्वतंत्रता दिवस मनाया और मिठाई बांटी। आजादी के जश्न के मौके पर देश की ऐतिहासिक इमारतों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। दिल्ली स्थित संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और इंडिया गेट रोशनी से जगमगा रहे थे। लखनऊ स्थित यूपी का विधानसभा भवन, चारबाग रेलवे स्टेशन समेत कई इमारतें और चौक चौराहे रंगारंग रोशनी से चमक रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात दादुरा कंगन इलाके में हुई। आतंकियों ने 42 वर्षीय आजान अहमद डार को कल रात करीब 9:30 बजे घर में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 8 महीने से लापता जवान का शव बरामद हो गया है। सेना पूरे सम्मान के साथ शहीद जवान के शव को परिजनों को सौंपेगी। 8 जनवरी को गुलमर्ग में ड्यूटी के दौरान बर्फ की बड़ी चट्टान 11 गढ़वाल के जवान रंजीत सिंह के ऊपर आ गिरी थी और वे लापता हो गए थे। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें BJP के एक नेता की मौत हो गई। कल दोनों गुटों के बीच तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं ने BJP नेता सुदाम प्रमाणिक के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिनसे उनकी मौत हो गई।
यूपी के बुलंदशहर में 10 अगस्त को सड़क हादसे में होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस ने 10,000 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल का डेटा खंगाला था। पुलिस ने बुलेट भी बरामद कर ली है। आरोपियों ने हादसे के बाद इसका कलर बदलवा दिया था। पुलिस आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और खुलासे कर सकती है। राजस्थान में 1 महीने से ज्यादा समय तक चले सियासी घमासान के पटाक्षेप के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन सूत्रों ने बताया कि गहलोत और जोशी ने राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया गया। जम्मू के पहाड़ों में स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार भक्तों के लिए आज से फिर खुल जाएगा। कोरोना संकट के चलते 5 महीने पहले वैष्णो देवी यात्रा बंद कर दी गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रा के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। हर रोज 2000 भक्तों को ही माता के दरबार में प्रवेश मिलेगा। साथ ही दर्शन के लिए ऑनलाइन पर्ची भी लेनी होगी। महाराष्ट्र में कोरोना का ताजा अपडेट क्या है? किसने कहा महाराष्ट्र है देश की कोविड राजधानी? इंस्पेक्टर से नोकझोंक पर बीजेपी के किस विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई? महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 मुंबई में। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,84,000 से पार जा पहुंची है। कल राज्य में कोरोना के 12,614 नए केस आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 1,56,000 से ज्यादा है। वहीं पूरे राज्य में अब तक करीब 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में रिकवरी रेट करीब 70% है। मुंबई में कोरोना से 7,086 मौतें हो चुकी हैं। कल 24 घंटे के भीतर 48 मौत हुई और 1,254 नए मामले सामने आए। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,27,000 से ज्यादा हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब 17,581 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के चिपलून में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोरोना की वजह से तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरीज को 6 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को देश की कोविड राजधानी करार दिया। पुणे में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे फडणवीस ने कहा, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कोरोना वायरस के प्रसार को काबू में किया जाए। देश में कुल मौतों में से 41% मौत महाराष्ट्र में हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोविड जांच बढ़ाने की मांग की। मुंबई के पास कल्याण में बीजेपी विधायक और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो विधायक गणपत गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। दरअसल एक जमीन विवाद को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचे बीजेपी पार्षद मनोज राय और उनके बेटों को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया था। इसके बाद विधायक जी कोलसेवाड़ी थाने पहुंचे और पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। उन्हें याद करते हुए लोगों ने कल आयोजित एक प्रेयर मीट में हिस्सा लिया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने बिहार स्थित अपने घर में प्रार्थना का वीडियो ट्वीट किया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने सुशांत की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवीन याचिका दाखिल की गई है और साथ ही बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का आरोप है कि बॉलीवुड के कुछ लोग उनके करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे थे। मुंबई पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। सीबीआई जांच में ही सच्चाई सामने आएगी। महाराष्ट्र के रहने वाले कैप्टन अमोल यादव ने अपने घर की छत पर ही 6 सीटर एयरक्राफ्ट तैयार कर डाला है। ये बाकायदा उड़ता है और अब इसने पहला टेस्ट भी पास कर लिया। 2 और टेस्ट पास करने के बाद ये प्लेन पूरी तरह से पक्का मान लिया जाएगा। इसे 2016 में मेक इन इंडिया के तहत प्रदर्शित भी किया जा चुका है। मुंबई में कल एक गैर सरकारी संगठन ने अनूठे ढंग से आजादी का जश्न मनाया। इस संस्थान ने कमाठीपुरा में लोगों को शाकाहारी खाद्य पदार्थ और मिठाइयां बांटी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एनजीओ ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। दिल्ली से रेलवे के 2 फर्जी कर्मचारी कैसे गिरफ्तार हुए? नोएडा में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, 4 लोग घायल हुए। दिल्ली से हथियार तस्कर गिरफ्तार, 4 पिस्टल बरामद। दिल्ली में कब से अदालतें खुलेंगी? पतंग का पीछा करना युवक को कैसे भारी पड़ा? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने 2 फर्जी रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से रेलवे के फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए गए। गिरफ्तारी पर रेलवे के डीसीपी हरिंदर सिंह ने कहा कि दोनों के पास से एक फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5 में मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चा समेत 4 लोग मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। छज्जा गिरने से नीचे खड़ा एक ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि बच्चे छत में पतंग उड़ा रहे थे, उसी समय छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। सेना के अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि प्रणब मुखर्जी की स्थिति पहले की ही तरह बनी हुई है। वह अभी तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। इससे पहले उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 देसी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार तस्कर मोहम्मद आजम की निशानदेही पर पुलिस ने मेरठ में उसके 3 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पिस्टल बनाने वाली लोहे और लकड़ी की प्लेट, 315 बोर पिस्टल की 31 नाल और बट वाली प्लेट बरामद हुई। दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से इस साल बाजारों में ग्राहकों की संख्या बहुत कम रही, जिससे हर साल के मुकाबले इस साल पतंग और झंडे की बिक्री में भारी कमी आई। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों के बाजार में न आने की वजह से पतंग और झंडे की बिक्री में कमी आई है। राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के दौरान उल्लेखनीय काम करने वाले दिल्ली पुलिस की एसआई सुनीता मान समेत 3 पुलिसकर्मियों को कोरोना वॉरियर्स सम्मान से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में सुनीता मान, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार और जितेंद्र को सम्मानित किया गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए हाईकोर्ट 1 सितंबर से अदालतों को खोलने की योजना बना रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता और कोरोना की स्थिति को देखने के बाद ही फाइनल फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 1 सितंबर से अदालतों को खोलने पर विचार चल रहा है। सीबीआई ने दिल्ली में डीडीए के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 लोगों को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीबीआई ने अपर डिवीजन क्लर्क और गार्ड को भी गिरफ्तार किया है। तीनों के दिल्ली और नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, जिनकी जांच चल रही है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में पतंग पकड़ने के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पार्क में लगे गेट को पार करने के दौरान युवक का हाथ ग्रिल में फंस गया, जिससे गहरी चोट आई। स्थानीय लोगों ने गैस कटर से ग्रिल काटकर गेट में फंसे युवक के हाथ को बाहर निकाला। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। और अब न्यूज टॉप 9 में आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने फिर से आज कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया? देश भर में कोरोना ने अब तक कितनी जानें ले ली? यूपी के मंत्री चेतन चौहान की हालत गंभीर। कहां पर प्लाज्मा डोनेट करने वालों को मिलेंगे 5000 रुपए? किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हुए? कहां अस्पताल में कोरोना मरीज का शव पड़े रहने पर हंगामा हुआ? सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश भर में कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,000 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 551 लोगों की मौत हो गई। इनको मिलाकर देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के करीब पहुंच गई है, जिनमें 6,77,000 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना से 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। 11 जुलाई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से उनका इलाज चल रहा है। आज अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना महामारी को मात देने वाले लोगों को प्लाज्मा देने पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित हुई है। सीएम ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। कर्नाटक में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिनमें 114 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,20,000 के पार पहुंच गई है। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिनमें 19 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमें महंती के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली है। हम उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 1300 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई है।
एमपी के बैतूल में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद उसका शव घंटों तक बेड पर यूं ही पड़ा रहा। उसी वार्ड में भर्ती महिला के परिजनों ने शव को हटाने की मांग की, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें भगा दिया। वार्ड में भर्ती महिला के पति ने वीडियो बनाकर लापरवाही उजागर की, तब जाकर अस्पताल प्रबंधन ने शव को हटाया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 58 लोगों की मौत हो गई है। इनको मिलाकर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें 27,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 2,377 लोग दम तोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल की हैं, जहां मरीजों को ड्रिप लगाने के लिए लोहे की रॉड की जगह डंडे और पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में डंडे हटाकर रॉड लगाने का काम शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,000 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 87 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,82,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं तमिलनाडु में 6,000 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 127 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना का आंकड़ा 3,32,000 के पार पहुँच गया है। कहां देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई 3 मंजिला इमारत। कहां मेयर ने ट्रैक्टर पर बैठकर पानी पानी हुए शहर का जायजा लिया। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी के वेग से कैसे बेहाल हुए गांव। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश की गिरफ्तारी। राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राजधानी ईटानगर के पास के शहर नाहरलागुन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाजार में इतना पानी भर गया कि गाड़ियां तैरने लगी। बारिश के कारण यहां 43 किलोमीटर लंबा ट्रांस अरुणाचल हाईवे नदी में तब्दील हो गया और गाड़ियां सड़कों पर ही फंस गयी। आंध्र प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कृष्णा नदी में मुन्नारू धारा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जहां तक नजर जा रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा इलाका पानी में तैर रहा है। सड़कों, पार्कों में पानी भरा हुआ है। जमीन का 1 इंच भी नजर नहीं आ रहा है। कई जगह लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। राज्य में अब तक मानसून की 70% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में मछुआरों को मिली गोल्ड फिश लोगों के कौतूहल का विषय बनी हुई है। इस इलाके में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी, नाले, तालाब सब लबालब हैं। इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए कुछ लोग जब मछली पकड़ने निकले तो उनके जाल में एक बड़ी सी गोल्ड फिश फंस गई। इस अनोखी मछली को देखने के लिए गाँव वालों का तांता लग गया। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। चौबीपुर पुलिस ने इनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के एक और साथी राजेंद्र कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 50,000 रुपए का इनाम था। राजेंद्र कुमार ने वारदात की रात पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई थी। इसी मामले में आरोपी राजेंद्र कुमार के बेटे कार्तिकेय मिश्रा को पुलिस ने एक इनकाउंटर में मार गिराया था। यूपी के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार उनकी हत्या करवा सकती है। विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। भदोही पुलिस उन्हें लेकर निकल चुकी है। विजय मिश्रा पर विभिन्न जिलों में 70 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इंदौर केंद्रीय जेल से कल 26 कैदियों को रिहा किया गया। जेल से रिहाई के बाद उनकी आंखें खुशी से भर आई। ये वो कैदी हैं जिन्होंने हत्या जैसे जघन्य अपराध किए थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। 20 साल की सजा पूरी होने के बाद अच्छे बर्ताव को देखते हुए इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट नरेश कुमार को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए 7वीं बार वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। नरेश कुमार ने 35 साल की उम्र में 7वीं बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड पाकर इतिहास रच दिया। 4 साल के भीतर 7वीं बार वीरता पुरस्कार मिल चुका है। नरेश कुमार को पहला वीरता पुरस्कार 2017 में मिला था। लखनऊ के कल्याणपुर में रेनबो स्कूल के पास एक घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के बाद सिलेंडर में धमाका हो गया। इस हादसे से इलाके में भगदड़ मच गई। लोग घरों से बाहर निकल गए। समय रहते एक बुजुर्ग ने जलते सिलेंडर को घर से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।